तो बच्चों आज हम करेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके, सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। सो इस चैप्टर में इंटरफेरेंस क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं, और यंग्स एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उसमें फिर फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, ठीक है, और कुछ एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को समझने की कोशिश करिए। सपोज वी हैव ए सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। सपोज ये सोर्स ऑफ लाइट है, इट इज़ एमिटिंग लाइट इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, सो ये सोर्स ऑफ लाइट जो है, ये लाइट चारों ओर एमिट कर रहा है। मीन्स लाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है लाइट का? यूनिफॉर्म। सो लाइट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। सो देयर इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, सो यदि इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने क्या कर दिया, नॉन यूनिफॉर्म करना है, तो फिर उसको बोलेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मतलब सोर्स से लाइट ऑफ एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा, बोलो, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमें क्या होता है, ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट चाहिए होते हैं जिनको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है जी, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है। अभी कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज हैं जो सिंगल वेवलेंथ की लाइट एमिट करें। सिंगल वेवलेंथ आपको बोलते हैं, वाइट लाइट में 7 वेवलेंथ्स होती हैं, 7 कलर्स होते हैं। तो यदि रेड डी लाइट है मान लो, तो फिर उसकी अपनी वेवलेंथ होगी, इसका मतलब वो सिंगल वेवलेंथ हो गई। समझे बात मेरी? सो ऐसा सोर्स जो सिंगल वेवलेंथ की लाइट एमिट करे उसको बोलते हैं, पहले बात याद रखिए कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। व्हाट इज़ दैट कॉल्ड? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। मतलब जो ऐसी लाइट एमिट करे सिंगल वेवलेंथ की लाइट, जैसे रेड है या ब्लू है, ठीक है, या वायलेट है, तो ऐसे सोर्स ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। सपोज करिए कोहेरेंट सोर्सेज की बात कर रहा था कि कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट हैं जो सिंगल वेवलेंथ की लाइट एमिट करें, और उन सोर्सेज से जो लाइट एमिट होगी वो मतलब इन फेज हो, सेम फेज में हो, ठीक है, और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो उन लाइट वेव्स के बीच जो वहाँ से एमिट हो रही हैं, कहाँ से? कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। तो ये बातें आपने ध्यान से सुन लेनी है और याद रखनी है कि बड़ा कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, सोर्सेज ऑफ लाइट ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट जो सिंगल वेवलेंथ की लाइट एमिट करें, और जो लाइट है वो इन फेज होनी चाहिए, सेम फेज में होनी चाहिए, और यदि लाइट वेव्स के बीच है कुछ फेज डिफरेंस तो वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं भाई? कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट की हम बात करें तो ये है, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये, ठीक है। सो बड़े ध्यान से सुनेंगे कि कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैसे मिलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो आपको दी सोर्सेज, ये S1 S2 दिख रहे हैं आपको, ये बीच में जो यहाँ रास्ता दिख रहा है लाइट को निकलने के लिए, ये आपको दिख रहा है यहाँ से, ये देखो ये, ठीक है। सो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैसे मिलते हैं मैं ये बता रहा हूँ आपको। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बेसिकली या ड्राइव्ड सोर्सेज है, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम पेरेंट सोर्स, ठीक है। कैसे मिलेंगे? जैसे जो लाइट वेव्स यहाँ से निकल रही हैं, ये दो स्लिट्स हैं भाई, स्लिट्स होते हैं सिंपल, एक स्लिट्स मीन स्मॉल होल, ठीक है, बिल्कुल पतला होल, ये नैरो होल, ये ऑब्स्टेकल्स रखे हैं यहाँ पे, और बीच में ये नैरो होल है, ठीक है। यहाँ से लाइट निकल रही है, तो लाइट वेव्स जो यहाँ से निकल रही हैं बेसिकली वो कैसे मिली आपको? दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम दिस पेरेंट सोर्स, ठीक है। दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम दिस स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम दिस स्फेरिकल वेव फ्रंट विच इज एमिटेड फ्रॉम पेरेंट सोर्स, ठीक है। सो ये जो सोर्स ऑफ लाइट हैं, अब ये जो लाइट एमिट करेंगे ये होगी वो सिंगल वेवलेंथ की लाइट, जिसकी वेवलेंथ जो होगी वो सिंगल वेवलेंथ की लाइट होगी, मतलब लैम्डा। सो दी सोर्सेस, ये लाइट जो यहाँ से निकल रही है, हाँ, वो लाइट जो है बेसिकली
वो दैट लाइट वेव इज ड्राइव्ड फ्रॉम दिस spherical wavefront and this spherical wavefront is emitted from this parent source. आपको पता ही है कि यदि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो तो आपको वेवफ्रंट कैसा मिलता है, बोलो? स्फेरिकल, ऐसे मिलता है, आपको पता ही है। दिस इज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, तो आपको वेवफ्रंट कैसा मिलेगा? ये स्फेरिकल वेवफ्रंट। उसका पार्ट यहाँ दिखाया गया ऊपर, ये ठीक है, स्फेरिकल वेवफ्रंट। सो यहाँ सो मैं बोल रहा हूँ कि दीज कोहेरेंट सोर्सेज, ये बन गए कोहेरेंट सोर्सेज S1 और S2, ठीक है। कैसे मिलते हैं मैंने बताया, दीज टू सोर्सेज आर ड्राइव्ड फ्रॉम दिस पेरेंट सोर्स। कैसे? यहाँ से जो लाइट निकलेगी इस इन कोहेरेंट सोर्सेज से, वो लाइट वेव इज ड्राइव्ड फ्रॉम दिस स्फेरिकल वेव फ्रंट विच इज emitted from this parent source, which is emitted by this parent source, ठीक है। सो ऐसे आपको यहाँ से लाइट निकलेगी। जब यह लाइट यहाँ से निकलेगी तो वो सिंगल वेवलेंथ की होगी और उसका ऑलमोस्ट एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, ठीक है। तो ये ऐसी है, देखो ये कोहेरेंस ऑफ लाइट यहाँ दिखाया गया है। तो इनसे जो लाइट निकलेगी वो ऐसी ऐसी होगी, देखो ये दिख रही है आपको। सो व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट? कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट ऐसे सोर्सेज होते हैं जो सिंगल वेवलेंथ की लाइट एमिट करें और जो लाइट वेव्स वहाँ से एमिट हो रही हैं वो इन सेम फेज हों और उनके बीच कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, ठीक है। सो दी सोर्सेज आर ड्राइव्ड फ्रॉम द पेरेंट सोर्स। लाइट जो यहाँ से एमिट हो रही है, दैट लाइट वेव्स जो यहाँ से एमिट हो रही हैं, they are derived from this spherical wavefront which is emitted from this parent source। और कैसे सिंपली की जो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होता है तो वहाँ से कैसा वेव फ्रंट होता है, कैसा वेव फ्रंट मिलता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं। इस पेरेंट सोर्स से लाइट फिर नैरो स्लिट, क्या बोला मैंने वर्ड? नैरो स्लिट। स्लिट का मतलब होता है भाई होल, पतला होल, पतला होल, ये नैरो स्लिट। ये बन गया नैरो स्लिट। यहाँ से बिल्कुल नैरो, यहाँ से लाइट निकलेगी तो वो कैसी होगी? मोनोक्रोमेटिक होगी, सिंगल वेवलेंथ की होगी। और जो ये लाइट वेव्स दो एमिट हुई ये इन फेज होंगी या इनके बीच क्या होगा? कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। ये है बोलने का मतलब। तो ऐसे सोर्सेज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। सो आगे हम चलें तो हम बात करेंगे कि इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे। सो अब जो लाइट आपकी कोहेरेंट सोर्सेज से आएगी, ध्यान से सुनेंगे अब है मेन बात। सो जो कोहेरेंट सोर्सेज मैंने बताए, वहाँ से जो लाइट वेव्स अब आएंगी, एमिट होंगी, तो क्या होगा? जो मीडियम में वो ट्रैवल करेंगी तो क्या होगा? आपको पता लाइट वेव चलती है तो इसका क्रेस्ट होता है, ये देखो ये क्रेस्ट है, और ये क्या है? नीचे को ट्रफ है, ठीक है। क्रेस्ट है फिर ट्रफ है, ठीक है, ऐसा ही नहीं है? ये क्रेस्ट है और ये क्या है? ट्रफ है। फिर ये क्रेस्ट आ गया, ट्रफ आ गया, ठीक है। सो जब मैंने बोला कि कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट वेव्स आएंगी, कौन से सोर्सेज से आएंगी? बोलो कोहेरेंट सोर्सेज से। तो फिर जो कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट वेव्स आएंगी तो वो मीडियम में क्या करेंगे? आपस में मिक्सिंग होगी उनकी, सुपर पोजिशन होगा उनका, ठीक है। सो दीज वेव्स सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, ठीक है। एंड कोहेरेंट सोर्स से लाइट वेव्स आएंगी तो वो मीडियम में क्या करेंगी? दे विल सुपर इम्पोज, ठीक है। मिक्सिंग होगी उनकी। मिक्सिंग होगी तो क्या हो सकता है कि क्रेस्ट एक वेव का दूसरी वेव के क्रेस्ट पे पड़ जाए, ये क्या संभावना है? या ट्रफ, हाँ, क्रेस्ट पे पड़ गया या ट्रफ पे पड़ गया। ये वेव वन की बात हो रही है, 2 की हो रही है, ठीक है। तो ये क्या संभावना हो सकती है? ये क्या हो सकती है कि जो क्रेस्ट है वेव वन का, ठीक है, क्रेस्ट पे पड़ गया, ट्रफ पे पड़ गया, ठीक है। और दूसरे केस में हो सकता है कि पहले ये क्रेस्ट जो है वो किस पे पड़ गया? ट्रफ पे पड़ गया, या पर ट्रफ है वो कहाँ पड़ गया? क्रेस्ट पे पड़ गया। तो इस केस में क्रेस्ट पे पड़ेगा। मीन ध्यान से देखेंगे इधर क्रेस्ट, जैसे ये पहली वेव है, ये देखो ये, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स का मीडियम में y1 है इसके लिए, और ये दूसरी वेव है, देखो ये। तो क्रेस्ट मतलब क्रेस्ट के ऊपर पड़ रहा है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी इन दोनों को ऐड कर दो। तो ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक y1 है और यहाँ से यहाँ तक y2 है, तो ऐड होके फिर ये इतना बन जाएगा। तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जो कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट आई वो मीडियम में जिसमें लाइट ट्रैवल कर रही है, वो लाइट वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करेंगी। तो सुपर इम्पोज करेंगी तो संभावना ये हो सकती है कि एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट पे पड़े, जैसे दिख रहा है आपको ऊपर।
या एक वेव पे या इसका क्रैश क्रैश पे पड़े और ट्रफ ट्रफ पे पड़े, या ये हो सकता है कि क्रैश ट्रफ पे पड़े, ठीक है, तो ये ट्रफ क्रैश पे पड़े। तो क्या होगा इसमें क्या होगा फिर, इसमें क्या होगा, इसमें एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का बढ़ जाएगा। तो ये है आपकी इंटरफेरेंस बेसिकली। एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है आई बोल देते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है। इसका मतलब रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड बढ़ा तो क्या बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ गई। इंटेंसिटी बढ़ गई मीन्स वहाँ पे आपको ब्राइटनेस दिखेगी। क्या दिखेगी भाई, ब्राइटनेस। ये जो ब्राइटनेस दिखी बेसिकली, ये जो दिखना शुरू हो गया आपको, ये जो मतलब आपको चमकीला सा रीजन दिखेगा, क्षेत्र दिखेगा, ठीक है। सो बोलने का मतलब अब क्या होगा, देखो अब लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहा। जो मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही थी उसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, क्योंकि ब्राइटनेस एक जगह ब्राइट, एक रीजन ऐसा है जिसमें ब्राइटनेस आ गई, ठीक है। अब दूसरे केस में ये जो आपका क्रस्ट ट्रफ पे पड़ेगा, ट्रफ क्रस्ट पे पड़ेगा, तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा और इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो वहाँ ब्राइटनेस नहीं दिखेगी, वहाँ उल्ट हो जाएगा, वहाँ एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का कम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, और वहाँ आपको ब्राइटनेस के बजाय आपको डार्क रीजन दिखेगा, उसको बोलते हैं डार्कनेस, ठीक है। तो ये हुई मतलब कहीं जितने रीजन में आपको डार्कनेस दिखेगी उतने ही रीजन में ब्राइटनेस दिखेगी। मतलब इन दोनों रीजन्स की जो आपको बिड्थ होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि अब लाइट एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मीडियम में वो यूनिफॉर्म नहीं रहा। यूनिफॉर्म पहले तो चारों तरफ बराबर लाइट जा रही थी है ना, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहा, एक समान नहीं रहा। मतलब कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्यों हो गया, कुछ को ऐसा रीजन बना जहाँ बिल्कुल ब्राइटनेस दिखी, और उतना ही रीजन ऐसा बना जहाँ क्या दिखी, डार्कनेस दिखी। तो जब ये ब्राइटनेस दिखती है मीन्स इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव की, दो वेव्स आपस में ऐसे मिक्स हुई कि रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई। जैसे ये देखो यहाँ एक पहली वेव क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर पड़ा, ये ऐसे हुआ कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, मीन्स इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट लाइट वेव इंक्रीजेस। इंटेंसिटी के बढ़ने का मतलब आपको वो रीजन कैसा दिखेगा, ब्राइट, ठीक है। तो ऐसी इंटरफेरेंस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये जो दिख रही है आपको सामने कौन सी इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लाइट वेव्स ऐसे सुपर इम्पोज करेंगी मीडियम में, ऐसे मिक्स करेंगी एक दूसरे के साथ मीडियम में कि एक वेव का जो क्रेस्ट है वो दूसरी वेव पे पड़े, ट्रफ पहली वेव का दूसरी वेव के पड़े, तो यू विल फाइंड कि इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव की ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी, इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव की ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इस इंटरफेरेंस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यदि ऐसा हो जाए कि एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पे पड़े तो फिर इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव की डिक्रीज हो जाएगी इस इंटरफेरेंस को, और आपको वो रीजन कैसा दिखेगा, डार्क रीजन दिखेगा। इसका मतलब ऐसे इंटरफेरेंस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं भाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड भी कम हो गया रिजल्टेंट वेव का और इंटेंसिटी भी कम हो गई, समझे आप। एक बार फिर, बट इज दिस नाउ, दिस इज व्हाट इंटरफेरेंस इज। इंटरफेरेंस सिंपली मीन्स कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन ए मीडियम, ठीक है, ड्यू टू सुपरपोजिशन और टू और मोर लाइट वेव्स, ठीक है। और वो लाइट वेव्स आनी कहाँ से चाहिए बोलो, कोहेरेंट सोर्सेज से। वो ऐसे मिक्स करेंगी, दो तरीके हो सकते हैं मिक्सिंग के, क्रेस्ट क्रेस्ट पे पड़े, ट्रफ ट्रफ पे पड़े, तो फिर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड एंड हैंस इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ऐसे इंटरफेरेंस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यदि क्रेस्ट ट्रफ पे पड़े, ठीक है, और यदि क्रेस्ट ट्रफ पे पड़े तो ऐसे क्या होगा, इससे एम्पलीट्यूड एंड हैंस इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव डिक्रीज हो जाएगी। मतलब वो रीजन आपको कैसा दिखेगा, वो रीजन दिखेगा डार्क, तो डार्कनेस। लेकिन ये रखना ध्यान कि जितना बिर्थ इस ब्राइटनेस वाले रीजन का था उतना ही बिर्थ इस डार्कनेस वाले रीजन का होता है, ये रखें ध्यान। ऐसी इंटरफेरेंस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। टू लाइट waves superimpose in such a way that intensity of resultant wave decreases. Such interference is called destructive interference. और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको वो रीजन कैसा दिखेगा, डार्क दिखेगा, और कंस्ट्रक्टिव में ब्राइट दिखेगा। बोलने का मतलब कि जितना आपको डार्क दिखेगा उतना ही ब्राइट दिखेगा, समझे बात मेरी। तो मतलब ये जो ब्राइट और डार्क दिखे इनको बोलते हैं बेसिकली बैंड्स, और इनको बोलते हैं फ्रिंजीज। यार कितने नए शब्द आ रहे हैं, बैंड्स बोलते हैं, फ्रिंजीज बोलते हैं।
तो इन दोनों में जो फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज बना ये, और तो कौन सी इंटरफेरेंस हुई, कंस्ट्रक्टिव। और यदि डार्क फ्रिंज बना तो कौन सी इंटरफेरेंस हुई, डिस्ट्रक्टिव। समझे बात मेरी। और ये जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बने, इनका बिर्थ मैंने क्या बताया, बराबर बिर्थ के होते हैं। सो ये थी आपकी इंटरफेरेंस। सामने जो फिगर आपको बना हुआ है बाई, जो बेसिकली जब लाइट वेव कोई भी मीडियम में चलती है तो पार्टिकल्स डिस्प्लेस होते हैं ना मीडियम के, तो ये बाई वन पहली वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट मिला किसी पार्टिकल को, और बाई टू जो है वो दूसरी की वजह से मिला यहाँ से यहाँ तक, ये जो बनाया हुआ है इधर। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इसका ये हो गया। समझे बाद में। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिगर बनाया हुआ है, और डिस्ट्रक्टिव में मैंने बताया कि एम्पलीट्यूड एनहांस इंटेंसिटी और रिजल्टेंट वेव डिक्रीजेस। तो डिस्ट्रक्टिव का फिगर ये रहा, ये आ गया आपका डिस्ट्रक्टिव का फिगर। ठीक है, ये देखो। अब इसमें क्या हुआ देखो, इसमें बड़े ध्यान से देखेंगे, ये देखो ये है। अब इसमें मैंने बोला कि कंस्ट्रक्टिव में जो लाइट वेव्स इंटरफेयर करी वो किसी पॉइंट पे पहुंचती हैं, दे अराइव एट ए पॉइंट इन फेस। यहाँ दे अराइव एट ए पॉइंट इन अपोजिट फेस, ये है बोलने का मतलब, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है ये। ठीक है, कौन सी इंटरफेरेंस है ये, डिस्ट्रक्टिव। दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पहले वाली कौन सी थी, कंस्ट्रक्टिव। सो ये आ गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, टू लाइट वेव्स सुपरइम्पोज इन सच ए वे दैट इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव डिक्रीजेस। तो रीजन आपका डार्कनेस दिखेगी, ये देखो ये। तो दिस इज वेव नंबर 1, ये देखो दिख रही है, जहाँ एक कर्सर चल रहा है वेव 1 है, और ये है आपकी वेव 2, ये वाली ब्लू कलर की। ठीक है, तो ये 1 वाली जो है बेसिकली, ये वाली जो नीचे से जा रही है ये 1 है, ये वाली। ठीक है, और 2 वाली ऊपर जा रही है। बोलने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो ये आपकी 1 वाली है और ये आपकी 2 वाली है। ठीक है, अब ये देखो ये मतलब अपोजिट फेज में है ना, अपोजिट फेज एंगल कितना है इनके बीच, पाई रेडियन 180 डिग्री, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है, बिल्कुल उसके अपोजिट जा रही है। समझे बात मेरी। तो बोलने का मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या होगा, इसकी वजह से मान लो ये y1 है ये वाला, और ये वाला मान लो y2 है, तो इतना सा ऊपर से जितना ये मैक्सिमम दिख रहा है इतना सा यहाँ से काट दो, तो रिजल्टेंट वेव आपकी कितनी सी रह जाएगी, ये लगा पता। समझे, उतना सा काट दो नीचे से, वो आउट ऑफ फेज है ना, तो रिजल्टेंट वेव आपकी कैसी रह जाएगी, ये रह जाएगी। देखो ये समझे। तो ये बोलने का मतलब देखो, ये वेव नीचे की तरफ जा रही थी ये, और ये दूसरी ऊपर की तरफ जा रही थी, वो ऐसे सुपर इम्पोज करी। अब ये इसका क्रेस्ट है और ये इसका ट्रफ है, क्रेस्ट और ट्रफ बताया, क्रेस्ट ट्रफ पे पड़ेगा। ठीक है, देखो अब ये इस वेव का ये आ गया क्रेस्ट, और ये इस वाली नीले वाली का आ गया ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ पे पड़ेगा, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, ये बचा एम्पलीट्यूड अभी ये। ठीक है, तो ये इतना था, दूसरी का ज़्यादा था, ये मान लो आपका 3 है और ये 5 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 5 - 3 है 2 बचा यहाँ से यहाँ तक, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कम हो गया। ये जो रेड कलर की वेव है ये है, एम्पलीट्यूड कम हो गया, तो मैंने बताया जो इंटेंसिटी होती है वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। जब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कम हो गया तो इंटेंसिटी भी कम हो गई। तो कौन सी इंटरफेरेंस हुई, डिस्ट्रक्टिव। कौन सा बैंड दिखेगा, कैसा रीजन दिखेगा, डार्क। सो डार्क बैंड या डार्क फ्रिंज इंटरफेरेंस में आपको दिखता है। तो बेसिकली मीडियम में अब लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहा, वो कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, और एक और बात की, यदि नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ लाइट मिसिंग हुई, मिसिंग कहाँ हुई, जहाँ डार्क बैंड बना, जहाँ मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, तो लाइट वहाँ उन पॉइंट से उस रीजन में मिस हुई, तो वो किसी दूसरी जगह जाके अपीयर हो गई, जहाँ कौन सा बैंड बना, ब्राइट बैंड, जहाँ मतलब कौन सी इंटरफेरेंस हुई, कंस्ट्रक्टिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली जो एवरेज लाइट एनर्जी मीडियम में ट्रैवल कर रही है वो तो कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी तो सिस्टम की टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहती है, तो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यहाँ ओवे हो रहा है, कंजर्वेशन एनर्जी तो हमेशा ओवे होता ही है। ठीक है, जहाँ लाइट मिस हुई, कौन से रीजन, कौन से पॉइंट्स पे मिस हुई, जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, जहाँ डार्क फ्रिंज बना, तो वो एनर्जी फिर कहाँ अपीयर हो गई, जहाँ कौन सा फ्रिंज बना, ब्राइट फ्रिंज बना, मतलब वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई। तो ओवरऑल जो एवरेज एनर्जी है वो ओवरऑल क्या रही, कंजर्व रही, कांस्टेंट रही। ठीक है, मीडियम में। ठीक है,
सो ये थी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब बात करेंगे कि ये जो काम किया था, बेसिकली ये काम किया था, ये मैंने आपको बता दिया कि लाइट कहाँ से आनी चाहिए, बोलो जोर से, कोहेरेंट सोर्स से आनी चाहिए, रखें ध्यान। और फिर हमने बोला कि ये काम था। फिर ये जो सारा मैंने आपको समझाया अभी, बेसिकली ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यंग्स ने किया था काम, वही जो अभी समझाया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या है, यही है जो समझाया अभी। देखिए डबल स्लिट का मतलब, स्लिट किसको बोल रहे हैं, स्लिट क्या होता है बेसिकली, नैरो स्लिट क्या होता है, नैरो स्लिट एक लीनियर सोर्स ऑफ लाइट होता है, जैसे बताया ना, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की वजह से स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलता है, लीनियर सोर्स या लाइन सोर्स की वजह से कैसा मिलता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलता है। तो बेसिकली मैं बार बार स्लिट बोल रहा हूँ ना, नैरो स्लिट चाहिए इसमें, जो कोहेरेंट सोर्सेज का काम करेंगे। देखो ये दिख रहा है ना आपको ये। सो बोलने का मतलब कि ये देखो ये, सो जो आपके स्लिट हैं, जो नैरो स्लिट मैं बार बार बोल रहा हूँ, नैरो स्लिट्स, ये इस फिगर में है S1 एंड S2, यही कोहेरेंट सोर्सेज का, यही मतलब आपके कोहेरेंट सोर्सेज हैं। सो बेसिकली जो स्लिट होता है वो बेसिकली लीनियर सोर्स ऑफ लाइट होता है। ठीक है, तो कैसा वेव फ्रंट मिलेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगा, और कैसा वेव फ्रंट एमिट करेंगे, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एमिट करेंगे। ठीक है, सो इसमें आप देखें ज़रा ये क्या होने वाला है। अब ये इंटरफेरेंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये होगा, देखो ये वी हैव ए सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ से लाइट आ रही है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ये जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, ये ऑब्स्टेकल्स रखे हैं और बीच में ये रास्ता है यहाँ लाइट को निकलने के लिए, ये है वो स्लिट, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आई, इस स्लिट के ऊपर पड़ी, यहाँ से आगे आपको पता लाइट वेव जब मीडियम में चलेगी तो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलती है। तो ये जो सॉलिड लाइंस हैं ये क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये डॉटेड जो आपको कर्व दिख रहा है, ये सॉलिड कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो क्रेस्ट, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रफ, फिर क्रेस्ट फिर ट्रफ, फिर क्रेस्ट फिर ट्रफ। ठीक है, और फिर यही लाइट, दिस लाइट इज नाउ अलाउड टू पास थ्रू दीज स्लिट्स S1 एंड S2। फिर यहाँ से जो लाइट निकलेगी मैंने बताया था वो कैसी होगी, वो होगी मोनोक्रोमेटिक, और वो सिंगल वेवलेंथ की होगी, मीन्स कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की होगी ऑलमोस्ट। ठीक है, और फिर क्या करेगी वो, ये दो स्लिट्स आपको दिख रहे हैं, ये हैं कोहेरेंट सोर्सेस, फिर वो इस रीजन में, यहाँ स्क्रीन रखी है अभी, ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन और इन सोर्सेज के बीच का जो आपको दिख रहा है ये डिस्टेंस, इसके बीच में लाइट वेव जो हैं वो क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी। ठीक है, इस रीजन में लाइट वेव्स क्या करेंगी, अब इंटरफेयर करेंगी, वहाँ सुपरपोजिशन होगा उनका, मिक्सिंग होगी उनकी अब। ठीक है, तो कहीं क्रेस्ट ट्रफ पे पड़ेगा, कहीं क्रेस्ट क्रेस्ट पे पड़ गया, या ट्रफ ट्रफ पे पड़ गया, या क्रेस्ट ट्रफ पे पड़ गया, ही हो सकता है, ये संभावना है ना। तो जहाँ जहाँ क्रेस्ट ट्रफ पे पड़ेगा वहाँ वहाँ डार्क रीजन होगा, और जहाँ क्रेस्ट क्रेस्ट पे पड़ेगा वहाँ ब्राइट रीजन होगा। तो ये हैं वो फ्रिंजेस जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेंगे, स्क्रीन के ऊपर क्या दिखेंगे भाई। अब लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहा, यूनिफॉर्म का सिंपल मतलब है कि कहीं लाइट ज़्यादा दिखी, इतने रीजन में यदि ज़्यादा दिखी तो उतने ही रीजन में आगे डार्कनेस थी, फिर आगे ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस, में अल्टरनेट फ्रिंजेस दिखेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो इन दो ये रखें ध्यान की, ये जो आपके ये है, इन दो स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये कैपिटल डी लेंगे हम, यहाँ यहाँ स्मॉल डी लिख दिया, यहाँ स्मॉल डी नहीं है, यहाँ है कैपिटल डी। ठीक है, तो ये रखें ध्यान, यहाँ आपका कौन सा है भाई, ये कैपिटल डी, ये कैपिटल डी है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज। सो व्हाट इज कैपिटल डी, ये है कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, और ये क्या है बोलो, स्क्रीन, इनके बीच का डिस्टेंस है कैपिटल डी, और इन सोर्सेज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने लेना है, उसको हमने लेना है यहाँ, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हम, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे स्मॉल डी, ये स्मॉल डी बोलेंगे इसको, छोटा डी, समझे बात। सो ये है आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक बार फिर कि एक सोर्स ऑफ लाइट है आपका ये,
ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है पीछे से, इस स्लिट से लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू दिस स्लिट in the form light travels in the form of crest, trough, crest, trough, crest, trough. Solid curves represent crest, dotted represent trough, and so on. Then this light is allowed to fall on these two slits S1 and S2. यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो कैसी होगी, मोनोक्रोमेटिक होगी, और वो फेज में होगी वेव्स, या उनके बीच कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, और वो इस रीजन में, रीजन कहाँ है क्षेत्र, ये है स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का जो रीजन है, इस रीजन में ये आपस में इंटरमिक्सिंग होगी, और जहाँ क्रेस्ट पे पड़ा वहाँ आपका ब्राइट फ्रिंज दिखेगा, ट्रफ पे पड़ा है, देखो डॉटेड आपसे मिल रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सॉलिड मिल रहे हैं, मीन यहाँ क्या हो रहा है, क्रेस्ट पे पड़ रहा है, ट्रफ पे पड़ रहा है, देखो समझ रहे बात, ये देखो ट्रफ पे पड़ रहा है, आगे फिर क्रेस्ट पे पड़ रहा है, तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे देखो, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई और ब्राइटनेस दिखेगी आपको, यहाँ क्रेस्ट ट्रफ पे पड़ रहा है इन सब में, यहाँ डार्कनेस दिखेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। फिर आपकी सेंटर पे सेंट्रल बड़ा फ्रिंज दिखेगा, ठीक है, सॉरी सेंटर पे जो फ्रिंज दिखेगा उसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये दिखेगा, ब्राइटनेस छोटा बड़ा नहीं, बराबर विड्थ के होते हैं सारे ये। फिर आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, फिर कंस्ट्रक्टिव हुई, तो ये आपका डार्क फ्रिंज ऑल्टरनेट दिखेंगे, मतलब ब्राइट के बाद डार्क, जितना क्षेत्र ब्राइट होगा उतना ही क्षेत्र आगे डार्क होगा, जितना रीजन ब्राइटनेस का दिखेगा उतना रीजन डार्कनेस का दिखेगा। सो ये है, देखो, तो ये ब्राइटनेस के लिए मैंने बताया, ये पहली वेव है, दूसरी तो इंटेंसिटी बढ़ गई, और इसमें मैंने बताया कि डार्कनेस, पूरी डार्कनेस चाहिए तो जैसे एक वेव ऐसे चली और दूसरी बिल्कुल उसके अपोजिट जा रही है, आउट ऑफ फेज, पाई रेडियन का इनके बीच फेज डिफरेंस है, तो यदि ये 5 एम्पलीट्यूड है इसका भी 5 है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा मीन्स कंप्लीट डार्कनेस, इंटेंसिटी लाइट की कंप्लीटली जीरो हो जाएगी, तो वो दिखाया जा रहा है यहाँ, कंप्लीटली दिखाया जा रहा है यहाँ पे। फिर आपकी ब्राइटनेस है, देखो, फिर आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, ठीक है, फिर आपकी आगे डिस्ट्रक्टिव हुई, फिर कंस्ट्रक्टिव एंड सो ऑन। तो ये था आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या सिंपल इसमें कि जब कोहेरेंट सोर्सेज आपके पास हैं तो वहाँ से जो लाइट वेव्स निकलेंगी वो या तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। यदि वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें तो वो आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स ब्राइट बैंड दिखेगा, ब्राइट फ्रिंज दिखेगा, ऐसे बोल दो। और यदि वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करी, तो आपको डार्क बैंड दिखेगा वहाँ पे, मीन्स या डार्कनेस दिखेगी वहाँ पे, ऐसे बोल दो, या डार्क फ्रिंज दिखेगा। और इन फ्रिंजेस की जो बिर्थ है जो स्क्रीन पे नज़र आएंगे वो सेम बिर्थ के होते हैं, बिर्थ इनकी सेम होती है, रखें ध्यान में, जितना रीजन ब्राइटनेस का दिखेगा आगे उतना ही रीजन डार्कनेस का, फिर ब्राइटनेस का, फिर डार्कनेस का, फिर ब्राइटनेस का, फिर डार्कनेस का। सो ये जो आपको फ्रिंजेस दिख रहे हैं इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न आपको यहाँ देखिएगा। अब लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं लग रहा है आपको। अब लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है भाई, कहीं ब्राइटनेस है, फिर डार्कनेस है, ब्राइटनेस है, डार्कनेस है। एक सिंपल कमरे के सेंटर में एक बल्ब आप ग्लो करिए, जलाइए बल्ब को, तो लाइट एनर्जी चारों तरफ इक्वली स्प्रेड होती है और वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है लाइट एनर्जी का, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इंटरफेरेंस के लिए ये कंडीशन है कि कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट वेव्स निकल रही हैं तो फिर वो कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करेंगी। जहाँ कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी वहाँ आपकी ब्राइटनेस रीजन होगा, और जहाँ वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी वहाँ आपको उतना ही विड्थ का डार्कनेस रीजन दिखेगा, समझे। सो ये था, और फिर आगे चलेंगे। अब आपका मेन पार्ट आता है इसका कि जो क्वेश्चन फॉर्म है आपको रखेंगे ध्यान। और जैसे मैं अभी बता रहा था कि जो आपका इससे पिछले वाला था ना, ये एक चीज़ ये रखें ध्यान कि ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ये जो फ्रिंजेस स्क्रीन पे दिखेंगे इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या बोलते हैं भाई? इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाई सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। आपको याद आता है पेपर में सस्टेन्ड, ये जो अभी कराया आपको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ही है। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजेस की पोजीशन होती है वो स्क्रीन के ऊपर फिक्स रहती है। ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न जिसमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की जो पोजीशन है स्क्रीन पे वो क्या रहती है, वो लोग फिक्स रहती है, उसको बोलते हैं सस्टेन इंटरफेरेंस। ये सस्टेन इंटरफेरेंस करवाई मैंने यहाँ पे, ये सस्टेन इंटरफेरेंस ही है। तो इसके लिए कंडीशंस क्या हैं, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस। सो कंडीशंस आती हैं, जैसे लिखने को बोल देते हैं, लिखो कंडीशन, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस। सो पहली कंडीशन है कि
जो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं दे शुड एमिट, ये सोर्सेज ऑफ लाइट हैं कोहेरेंट सोर्सेज हैं ये, दे शुड एमिट द लाइट वेव्स कंटिन्यूसली, मतलब उनको लाइट वेव्स कंटिन्यूसली एमिट करनी है, ठीक है, दे शुड एमिट लाइट वेव्स कंटिन्यूसली। दूसरी कंडीशन है कि जो लाइट वेव्स वो एमिट कर रहे हैं वो या तो सेम फेज में होनी चाहिए या उनके बीच कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, या तो वो इन फेज होनी चाहिए मतलब, या दे शुड हैव, लाइट वेव्स के बीच जो है वो क्या होना चाहिए बोलो, और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए उनके बीच, फेज डिफरेंस को 5 बोल देते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन है कि जो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं आपके S1 S2 वो मैंने बताया कि वो नैरो स्लिट होना चाहिए, दे शुड बी नैरो, सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी नैरो, ठीक है, तभी होगी भाई, इंटरफेरेंस की कंडीशन है ये, बहुत नैरो नैरो नैरो, मतलब नैरो एक होल होता है यहाँ से लाइट को निकलने के लिए, यहाँ पे तो चलो यहाँ ज़्यादा बता दिया ना, ये देखो यहाँ तो ज़्यादा बता दिया, यहाँ तक दिखा दिया है ये, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल नैरो होता है, तो सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी नैरो, और तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट शुड बी, दे शुड लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर होने चाहिए कौन, सोर्सेज जो S1 S2 हैं दे शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, तो ये 4 कंडीशन हैं, बिल्कुल नहीं बोलनी है आपने। These are the condition for sustained interference. Sustained interference होता है क्या है? It is an interference pattern in which positions of bright and dark fringes are fixed on the screen. कंडीशन यदि वो चाहिए आपको, इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, तो फिर आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी आपको लाइट एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म दिखेगा स्क्रीन पे, जितना रीजन ब्राइटनेस का दिखेगा उतना ही रीजन डार्कनेस का दिखेगा, तो ये रखें ध्यान। और मोनोक्रोमेटिक सोर्स मैंने बता दिया था, ऐसा सोर्स जो सिंगल वेवलेंथ की लाइट एमिट करता है, ठीक है। सो अब आपका जो मेन काम है बेसिकली वो है कि ये जो मेन क्वेश्चन यहाँ से आता है ना वो ये है आपके सामने, ये प्रूव करना होता है हमें यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन, ठीक है। सो उससे पहले हम थोड़ा सा एक और कर लेते हैं कि कंडीशंस हम ड्राइव करेंगे, और we will derive now conditions for constructive and destructive interference, okay. So derive conditions for constructive and destructive interference. And destructive interference. ठीक है, सो ये कंडीशन ड्राइव करने के लिए जैसे ड्राइव होंगी उसके बाद आपको इनको याद भी रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी अगला आर्टिकल चलेगा, ठीक है। सो इन कंडीशंस को हम ड्राइव करने के लिए अभी शुरू करेंगे कि मान लो आपके पास मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है, 2 लाइट वेव्स हैं, कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही हैं, S1 S2 से बताया था मैंने, क्या डिस्टेंस इनके बीच बोलो D, और ये क्या रखा होता है इधर बोलो स्क्रीन, ठीक है, ऐसे था ना कुछ, तो ये स्क्रीन इस रीजन में लाइट वेव्स इंटरफेयर करी थी, ये डिस्टेंस कितना था कैपिटल D, स्क्रीन और सोर्सेज के बीच का कैपिटल D, और सोर्सेज के बीच का अपना डिस्टेंस स्मॉल d, ये रखें ध्यान। और मोनोक्रोमैटिक सोर्सेज से लाइट वेव्स आ रही हैं, ठीक है, और हमने ये बोला कि जो लाइट वेव्स आ रही हैं मोनोक्रोमैटिक सोर्सेज से, जो पहले से आई उसका एम्पलीट्यूड A1 है और दूसरे से आई उसका A2 है, ठीक है। सो पहली वेव की जो इक्वेशन है मान लो वो है, अब इक्वेशन आपको पता ही है क्या होती है, एम्पलीट्यूड y इज इक्वल टू r साइन थीटा, आपने पढ़ा है ऑसिलेशन में, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब वेव मीडियम में ट्रैवल करती है तो पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन के बाद डिस्प्लेस होते हैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन इज टेकन एज डिस्प्लेसमेंट, तो पहली वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये आ गया, दूसरी के लिए ये आ गया y2 इज इक्वल टू बोलो a साइन ओमेगा t प्लस क्या आ जाएगा मान लो फाई, ये फाई इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस है, मतलब दूसरे वाली वेव जो है वो लीड कर रही है पहले वाली को, कितना एंगल फाई, फाई इज फेज डिफरेंस, तो जब ये इस रीजन में इंटरफेयर करेंगी तो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन ही हो जाएगा, सुपर पोजिशन करा लो, ऐड कर दो दोनों, तो इसको सॉल्व करवाओ, A1 साइन ओमेगा टी, मैथमेटिक्स से सिंपल करते जाओ, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है जी, नाउ ओपन इट, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, और A2 यहाँ भी आ जाएगा,
ये होता है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो A1 और A2 यहाँ कॉमन है, तो इसको लिख सकते हैं A1 प्लस A2, और अंदर क्या बचा, हाँ बोलिए, A1 प्लस A2 कॉस फाइव, ये साथ में A1 प्लस A2 कॉस फाइव, A1 प्लस A2 कॉस फाइव, ये आ गया, ठीक है। A1 प्लस A2 कॉस फाइव, और बाहर बचा साइन ओमेगा टी, और आगे बचा आपके पास A2 साइन फाइव, मेगा टी वाले को लास्ट में लिखिए कॉस मेगा टी, तो ये आ गया आपका बाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बाई इज इक्वल टू, इसको बोल दो आप, हाँ इसको बोल दो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का, साइन ओमेगा टी, हाँ प्लस, हाँ फिर कितना आ जाएगा आगे बोलिए, प्लस ए, ये जो आपका A2 साइन फाई है, यहाँ पे मैंने वेयर क्या क्या बोला, मैंने बोलो ये जो बीच वाला था इसको मैंने A बोल दिया, ठीक है। A1 प्लस A2 कॉस फाइव को A1 प्लस A2 कॉस फाइव, इसको मैंने बोल दिया इक्वल टू, इसको बोल देते हैं A कॉस थीटा लेफ्ट, ठीक है, इसको बोल देते हैं A कॉस थीटा। सो आपके पास जो है A1 प्लस A2 कॉस फाइव इज इक्वल टू, क्या बोल रहे हैं बोलो, A कॉस थीटा, और यहाँ जो फाइव वाला फैक्टर है इसको बोल दो A साइन थीटा, A2 साइन फाइव को बोल देते हैं A साइन थीटा, ठीक है। सो ये बन जाएगा आपका A1 प्लस A2 को क्या बोला बोलो, A कॉस, हाँ A कॉस, हाँ लिखो, और इसको क्या क्या बोला, सो ये आ गया देखो आपका यहाँ से ये, हाँ इसको बोला हमने A कॉस थीटा, ये एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का, A कॉस थीटा बोला अब हमने, ये A कॉस थीटा, और आगे क्या है यहाँ बोलो, साइन ओमेगा टी प्लस, हाँ A2 साइन फाइव को हम बोल सकते हैं A साइन थीटा, A साइन थीटा प्लस A साइन थीटा, और आगे क्या है बोलो, कॉस ओमेगा टी। सो यदि मैं इसको लिखने की चाहें तो ये बन गया, ये कॉमन आ जाएगा, तो साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, तो ये बन जाएगा A, हाँ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, ये वाली, ठीक है, इक्वेशन नंबर, इसको आप 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, और इसको 3 बोल दो, ठीक है। सो ये थीटा इज दी अगेन फेज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू जो वेव यहाँ से निकली थी, कौन से सोर्स से, S1 से, ठीक है। सो अब आप बड़े ध्यान से सुनेंगे कि ये जो मैंने किया यहाँ पे, इसमें मैंने जो सब्स्टिट्यूशन लगाया, इसको मैंने क्या पुट किया था, ये लिखा A कॉस थीटा, और इसको मैंने क्या पुट किया था, A साइन थीटा। अब ये इक्वेशन 1 और 2 थी, अब स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दो 1 और 2 की, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2। सो बोलो जरा क्या आंसर आएगा, करो जरा, स्क्वेयर करो और ऐड करो, बोलो स्क्वेयर करते जाओ, इसको बन गया A1 स्क्वेयर प्लस A प्लस बी का होल स्क्वेयर लगाओ यहाँ, A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर प्लस 2A1 A2 कॉस स्क्वेयर फाइव, अब इसको ऐड करो, स्क्वेयर करो, प्लस A2 स्क्वेयर, हाँ साइन स्क्वेयर फाइव इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड का नंबर है, हाँ A स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस, बोलो साइन स्क्वेयर थीटा, याद है। सो अब यहाँ देखो क्या क्या है, ये अब इसको देखेंगे, ये A2 स्क्वेयर, हाँ A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर, गलत हो गया, हाँ यहाँ क्या था बोलो, हाँ A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, सिंपल है, A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर था ना, तो इसका स्क्वेयर पूरे का करना था A2 स्क्वेयर, और साथ में क्या था बोलो, कॉस स्क्वेयर फाइव, ये वाला था, छूट गया यहाँ पे, और आगे प्लस 2AB प्लस 2A1 A2, हाँ 2AB के A1 A2 कॉस फाइव स्क्वेयर में होगा। सो ये आ गया भाई, ठीक है, तो स्क्वेयरिंग एडिंग करने से ये आ जाएगा। अब देखो आपके पास क्या आने वाला है, हाँ बोलिए अब क्या आ गया, यहाँ से आगे आ जाएगा आपके पास, क्या आएगा बोलो, बोलो यहाँ से आ जाएगा, देखो ये चीज़ और इस चीज़ को देखो, ये वाली है और एक ये वाली है, A2 स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया आपके पास A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर, और अंदर है कॉस स्क्वेयर फाइव, और लास्ट टर्म में देखना क्या है, साइन स्क्वेयर फाइव, और बीच वाली
रह गई बीच वाली, ये है 2a1, बोलो क्या है 2a1 a2 cos फाई, और इधर क्या बचा बोलो a², और ये चीज़ भी 1 हो जाएगी ना 1। तो आपके पास क्या आने वाला है बोल तो फटाफट, हाँ इसको इधर लिख दो, a² ये बोल देते हैं, और क्या क्या बचा बोलो a1² प्लस a2² प्लस, ये तो 1 हो गया ना, 2a1 a2 cos फाई। तो ये फॉर्मूला नहीं आपने बोलना है, ये वाला, चलो स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये होगा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये समझे बात मेरी। और आपने बिल्कुल नहीं बोलना है कि जो इंटेंसिटी होती है ना, इंटेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, नहीं बोले आप। इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड का क्या होती है, स्क्वायर होती है। तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये है रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, जब ये दो वेव्स इन सोर्सेज से निकली यहाँ से और यहाँ से, और इसी चीज़ में इंटरफेयर करी तो रिजल्टेंट वेव भी मिली ना, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ये होता है। ये एम्पलीट्यूड पहली वेव का है, दूसरी का है, और उनके बीच जो फेज डिफरेंस है वो पाई है, ठीक है। इसी इक्वेशन को इंटेंसिटी के रूप में लिखना है आपको ना, तो फिर इसको आप ऐसे लिखेंगे, ये देखो, हाँ बोलो कैसे लिखेंगे, ये आ गया, क्योंकि मैंने बोला एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को आई लिखते हैं, तो बन गया आई इज इक्वल टू, हाँ ये बन गया आपका, क्या बनेगा बोलो I1, बिकॉज ए का स्क्वायर I1 प्लस I2 दूसरी वेव की इंटेंसिटी प्लस 2। अब बताओ A1 को क्या लिखेंगे, A1² को तो I1 लिख रहे हैं, तो A1 को लिखेंगे अंडर रूट I1, और आगे इसको लिखेंगे अंडर रूट I2, और आगे क्या बोलो cos फाई। तो जो मैंने ब्लू कलर में लिखा ये भी याद रखेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे, समझे बात मेरी। जो ब्लू कलर में लिखा है इसका भी ध्यान रखेंगे, समझ आया। ये क्या था यहाँ, ये देख लें, यहाँ है cos ओमेगा टी, क्या है यहाँ पे, ये cos ओमेगा टी और sin फाई है, ठीक है। अब मैं यहाँ बैठ जाता हूँ जाके, ठीक है। सो ये है इंटेंसिटी के रूप में, इस इक्वेशन को याद रखेंगे, दीज टू इक्वेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन के ऊपर टाइप करेंगे, ये जो मेन है रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसका जो फॉर्मूला है वो ए है आपके सामने, ठीक है। तो इसको अंडर रूट लगा देंगे यहाँ पे, तो फॉर्मूला आपके सामने ये है। ये आ गया, क्या था बोलो, वो था आपके पास a इज इक्वल टू A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos ऑफ एंगल फाई। दिस वाज इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 थी, ठीक है जी। अब है मेन चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा। अब दो तरह की इंटरफेरेंस हो सकती है, रिजल्टेंट वेव जो है दो तरह से हो सकती है, तो ब्राइटनेस देगी या क्या देगी, डार्कनेस देगी, ब्राइटनेस देगी, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन ड्राइव करेंगे इस इक्वेशन से, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिस इज द कंडीशन, फिर डिस्ट्रक्टिव करेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए मैंने बोला कि इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए, तो एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होना चाहिए। फॉर दिस इंटरफेरेंस ए शुड बी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो ए मैक्सिमम होगा इफ़ cos फाई मैक्सिमम होगा। cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बोलो, cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, और वो किन किन वैल्यूज़ के लिए होती है बोलो, हाँ 1 कब होता है cos, हाँ बोलिए। तो ये आ जाएगा, देखना यहाँ फाई इज इक्वल टू 2n पाई, वेयर जो n है वो है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो इसको बोलेंगे क्या क्या आएगा यहाँ पे, 0 बनेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा। तो cos 0 1 होता है, फाई 0 पे होगा, हाँ अब 1 भरो, 1 भरेंगे यहाँ तो आ जाएगा 2 पाई, फिर भरो 2 भरो, अब 2 2 जब 4 4 पाई एंड सो ऑन। तो ये वैल्यूज आएंगी, ये फाई की इन वैल्यूज़ के लिए cos मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1, ठीक है। सो ये वाली कंडीशन आई, ये जो मैं बोल रहा था ये नहीं भूलनी है आपने, फेज डिफरेंस दो लाइट वेव्स के बीच फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये होना चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलनी है बात, ये इंपॉर्टेंट चीज़। इसको पढ़ेंगे कैसे, देखो ये तो इवन मल्टीपल है, देखो ये आगे मल्टीप्लाई और पाई है, इवन नंबर आ रहे हैं देखो ये। सो राइट दिस कंडीशन, फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शुड बी, इसको बोलेंगे इवन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, क्या बोलेंगे, इवन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। अब यदि आपको पता ही है कि फॉर प्लस वाले में पढ़ा है आपने भी, फॉर पाथ डिफरेंस बोलते थे आपको वेवलेंथ को। तो फॉर पाथ डिफरेंस लैम्डा के लिए जो फेज डिफरेंस था वो कितना था, फेज डिफरेंस था आपका बोलो
2 पाई रेडियन। ये ऐसे इसलिए हुआ कि जैसे आपकी वेव चली थी यहाँ पे, ध्यान से सुनना है, पार्टिकल मीडियम का वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो वेव आपकी ऐसे निकल रही है, क्रेस्ट बन रहा है, ट्रफ बन रहा है, ठीक है। तो वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, क्रेस्ट और ट्रफ बन गया, तो ये लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करती है वेव। तो उस टाइम ये जो पार्टिकल यहाँ वाइब्रेट कर रहा होता है ना, एक वाइब्रेशन पूरी कर चुका होता है, ऊपर गया फिर नीचे आया, मेन पोजीशन पे फिर नीचे गया फिर ऊपर आया। समझे आप बात? मतलब एक वाइब्रेशन के लिए एंगल जो है वो 2 पाई रेडियन। जैसे एक आपकी टोटल रोटेशन के लिए होता है ना 2 पाई। देखो ये ऊपर गया फिर नीचे आया फिर नीचे गया फिर ऊपर आया। तो पार्टिकल मीडियम को वाइब्रेट कर रहा है, तो वेव कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होती है, लैम्डा, मतलब ये क्रेस्ट बन गया होता है ट्रफ। तो 2 पाई रेडियन मतलब ये जो हुआ ये हुआ फेज डिफरेंस, ये लिखा हुआ 2 पाई। तो उसने वेव ने कितनी दूरी ट्रैवल कर ली, लैम्डा। तो फॉर पाथ डिफरेंस लैम्डा, फेज डिफरेंस होता है कितना, 2 पाई। तो फॉर पाथ डिफरेंस 1, फेज डिफरेंस बोलो कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा, नीचे आ जाएगा। अच्छा जनरल के लिए फॉर पाथ डिफरेंस जनरल ले लेते हैं एक्स। मान लो वेव ऐसे चलेगी, कहीं आगे जा रही है, ये यहाँ तक एक्स है, तो चल ही रही है ना मीडियम में यहाँ से, ठीक है। तो ये मान लो एक्स है यहाँ से यहाँ तक, तो फिर एक्स के लिए कितना होगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा, बोलो ये हो जाएगा, देखो बोलो, हाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। तो ये कौन सा डिफरेंस है बोलो इधर, ये फेज डिफरेंस। क्या है ये, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस सिंबल क्या होता है, फाई। तो ये बन गया। तो ये होती है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ये नहीं आपने बोलनी कभी भी, आपने +1 में पढ़ी ऑसिलेशन के चैप्टर, ठीक है। तो यदि ये इक्वेशन नंबर आपकी जो भी चली थी ऊपर से 1 2 3 4, ये 5 बोल देते हैं इसको, 5 इक्वेशन है ये, तो ये 6 है, ठीक है। अब आपने यहाँ यूजिंग 5 इन 6, यूजिंग 6 इन 5, बोलो 5 की जगह क्या लिखना है, बोलो फटाफट, यूजिंग 6 इन 5 बोलो, तो आ जाएगा आपका 5 की जगह लिखें 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स, ये 5 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इज इक्वल टू 2n पाई। तो यहाँ से जो x होगा वो निकालना चाह रहे हैं हम, 2 विल गेट कैंसिल, 2 विल गेट कैंसिल, ये वाला कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो x है ये पाई भी कैंसिल हो गया, तो x हो गया n लैम्डा। सो ये कंडीशन जो है ये भी बिल्कुल नहीं भूलनी है, n की वैल्यूज वहाँ क्या है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये कंडीशन है पाथ डिफरेंस की, कौन सी इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए, और ये कंडीशन है फेज डिफरेंस की, बिल्कुल नहीं भूलेंगे दोनों। सो फॉर यदि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होनी है, मतलब ब्राइट फ्रिंज बनना है यदि, तो पाथ डिफरेंस की कंडीशन बोलिए, एक्चुअली लैम्डा, पढ़िए इसको कैसे पढ़ना है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 लाइट वेव शुड बी, ये सिंपल इंटीजर आ रहा है यहाँ पे, एन इंटीजर है, शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल, गुना है आगे ना मल्टीपल, शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, लैम्डा, ठीक है। तो ये नहीं भूलेंगे, ये नहीं भूलेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लिख देता हूँ क्या आएंगी, ये आएंगी देखो 5 इज इक्वल टू 2n + 1 पाई, ये वाली तो +1 लग जाएगा यहाँ, और ये वाली आ जाएगी ये 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2, ये दिस इज द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए यदि आपने प्रूव करना है तो फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्ट्रक्टिव के लिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे डिस्ट्रक्टिव, तो बोलते जाओ फटाफट क्या होगा अब, डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए लगा मैं करने आप, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ए को क्या होना पड़ेगा, ए कहाँ था वो जो बैठा हुआ ऊपर, ए को क्या होना पड़ेगा, बोलते जाओ फटाफट, अब तो सिंपल है, मैक्स में होना पड़ेगा। डिस्ट्रक्टिव के लिए आपको ब्राइटनेस नहीं चाहिए, डार्कनेस चाहिए ना, इंटेंसिटी मिनिमम चाहिए, तो एम्पलीट्यूड मिनिमम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड मिनिमम होने के लिए cos फाई को मिनिमम होना पड़ेगा, तो यहाँ मैक्सिमम की जगह क्या हो जाएगा, बोलते जाओ मिनिमम हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, ये समझे बात, शुरू करो, ये शुड भी मिनिमम, ए यदि मिनिमम होगा तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड मिनिमम होना चाहिए, मतलब सो cos फाई को मिनिमम पड़ेगा, cos फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, बोलो कौन सी वैल्यूज़ के लिए cos फाई -1 होता है, तो फाई इज इक्वल टू, हाँ पाई cos फाई, तो यहाँ जाएगी कंडीशन है देखो 2n + 1 इंटू पाई, 0 भरेंगे पाई आ गया, 1 भरो 3 पाई आ गया, चलिए 2 भरो 2 2 4 + 1 5 पाई आ गया, एंड सो ऑन, ऑर्डर नंबर आ रहे हैं भाई, ऑर्डर नंबर आ रहे हैं। सो ये आई कंडीशन है जो लिखी मैंने पहले ही डिस्ट्रक्टिव के लिए, कि पाथ डिफरेंस सॉरी फेज डिफरेंस जो है इसको पढ़ेंगे कैसे, ये तो ऑर्डर नंबर आ रहा है, ऑर्डर इंटीग्रल मल्टीपल है, आगे गुना है,
सो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव शुड बी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, उसके बाद फिर ये कंडीशन जो है पुट कर दो यहाँ, तो आपके पास आ जाएगा ये वाला। ठीक है, सो ये वाली जो कंडीशन थी आपकी, ये वाली फिर अब आपको फाई की वैल्यू ये रख लीजिए, बिकॉज रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस ये होता है। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करिए, तो यहाँ पुट कर देंगे, फाई की जगह ये लिखेंगे उनका 2 पाई/λ इंटू एक्स इज इक्वल टू 2n+1 ये वाला इंटू पाई, ये पाई बाई कैंसिल, तो x निकालो यहाँ से, तो x इज इक्वल टू 2n+1, तो आ गया ऑड 2n+1, हाँ लैम्डा चले जाएगा इधर को, और ये वाला 2 आ जाएगा नीचे को, ये आया वेयर एन जो है 0 1 2 3 है। तो ये कंडीशन नहीं भूलनी, अब ये आई मैंने लिख दी थी पहले ही, बिल्कुल नहीं भूलनी है, ये वाली देखो ये लिख दी थी मैंने पहले। डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन होती है फेज डिफरेंस की, और ये होती है पाथ डिफरेंस की, समझे। पढ़ेंगे कैसे, पढ़ो ये, क्योंकि ऑड नंबर है ना, ये ऑड नंबर ही आ रहा है, 0 भरेंगे तो 1 आएगा, 1 भरेंगे तो 3 आएगा, ऐसे ऑड नंबर ही आएंगे, इसको बोलेंगे ऑड इंटीग्रल, और आगे गुणा है मल्टीपल ऑफ λ/2। सो कैसे बोलेंगे, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज नहीं सॉरी कौन सा डिफरेंस है ये, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स शुड बी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2, ऐसे लिखेंगे। तो ये था, आगे चलेंगे तो बात करेंगे क्या